हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका जो है URTS 4 टेस्ट जो हो रहा है उसकी क्वेश्चन का कुछ हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ज़्यादातर तो आप लगा लेंगे, कुछ क्वेश्चन जहाँ पे दिक्कत होगी उसको आप सॉल्यूशन से देख सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन में करा है कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ K प्लस इन एक्वस सोल्यूशन दैट कंटेन्स 17.4 ppm ऑफ K2SO4 जबकि जिसका मोलर मास दिया है। ppm का मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 10 पावर 6 ग्राम सोल्यूशन यदि लिया जाए, ग्राम मतलब लगभग ml ही मान लीजिए, तो 10 पावर 6 ग्राम सोल्यूशन हैव 17.4 ग्राम K2SO4 होगा। इसका मतलब यही हुआ। तो 1 ग्राम सोल्यूशन में 1 ग्राम सोल्यूशन मतलब या 1 ml भी बोल सकते हैं इसको। 1 ml सोल्यूशन हैव 1 ml सोल्यूशन में कितना मास होगा K2SO4 का, तो 17/4 डिवाइडेड बाई 10 पावर 6। तो आप सीधा निकाल लो 10 पावर 3 ml। 10 पावर 3 ml का मतलब हुआ कि 1000 ml मतलब 1 लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मास K2SO4 का होगा, तो 17.4 डिवाइडेड बाई 10 पावर 6 इंटू 10 पावर, यहाँ पर हम लोग कर देंगे कितना 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 10 पावर 3 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0174, इतना ग्राम पर लीटर है। और हमसे पूछा है मोलैरिटी बताइए K प्लस की, तो अच्छा बताइए इतना ग्राम पर लीटर K2SO4 है। K2SO4 का आपको स्ट्रेंथ पता है तो आप इसका मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी बराबर हो जाएगा वेट अपान उसका, या वेट क्या कर लो, स्ट्रेंथ कर लो, स्ट्रेंथ अपान मोलर मास कर दो, स्ट्रेंथ अपान मोलर मास। स्ट्रेंथ आपको पता है 0.0174 और मोलर मास हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है 174। इसका मतलब 1 इंटू 10 पावर -4 इतना मोल पर लीटर कंसंट्रेशन आएगा K2SO4 का। और K2SO4 जब ब्रेक कर जाएगा, K2SO4 टूटेगा तो ये बनाएगा 2K प्लस SO4 माइनस का 2। तो इसका कंसंट्रेशन जब था 1 इंटू 10 पावर -4 तो ये कुछ भी नहीं था। जब ये टूटेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर -4 और ये हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर -4। तो उस लिहाज से आंसर देखा जाए तो पोटेशियम आयन की मोलरिटी जो होगी 2 इंटू 10 पावर -4 होगी। तो 2 इंटू 10 पावर -4 आंसर होगा, इसका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 के आगे बढ़ेंगे। 47 करा विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड में कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो पहले तो हम नाम लिखेंगे कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास हैं। तो एलिमेंट का नाम में आ गया भाई कि हमारे पास है कार्बन, शुरू से इधर से लिखता हूँ। एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट का नाम में आप लिख दो कि हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। परसेंटेज किसका कितना है, तो कार्बन है 40.92% है, हाइड्रोजन है 4.58% है और ऑक्सीजन है 54.50%। इनका परसेंट आ गया। फिर इन सभी का एटॉमिक वेट लिखना पड़ेगा। एटॉमिक वेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। नेक्स्ट में आपको मोल निकालना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर मास परसेंट डिवाइडेड बाई सीधा लिख दीजिए एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट तो मास परसेंट है 40.92 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4.58 डिवाइडेड बाई 1 और यहाँ पर हो जाएगा 54.50 डिवाइडेड बाई 16
अब इसे सॉल्व करने से मोल आ जाएगा, और मोल की वैल्यू आएगी 3.41, इसका आएगा 4.54 और ये आएगा 3.41 आ जाएगा। उसके बाद अंतिम में लास्ट में आपको सिंपल रेशियो निकालना है। सिंपल रेशियो यदि निकालना है तो क्या करेंगे, जो सबसे मोल जिसका कम है उसी से डिवाइड करेंगे। तो 3.41 डिवाइडेड बाई 3.41 और यहाँ पे आएगा 4.54 डिवाइडेड बाई 3.41, यहाँ पे 3.41 डिवाइडेड बाई 3.41 डिवाइडेड बाई 3.41। तो यहाँ पर तो वैल्यू 1 आएगी, यहाँ भी 1 आएगी, यहाँ वैल्यू 1.34 के लगभग आ जाएगी, 1.34। तो इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकल के आ गया। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो जो आएगा, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो आएगा वो आएगा 1:34 क्या आ जाएगा, ये लगभग आएगा 1.34 कर लो, 1.34 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आप क्या करें कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ये सिंपल रेशियो में बदल जाएगा, क्योंकि सिंपल रेशियो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। इसके लिए फिर आप क्या करें, इसमें हर जगह 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3:4:3 आ जाएगा। इम्पेरिकल फार्मूला जो आएगा, इम्पेरिकल फार्मूला जो निकल के आएगा वो आएगा C3H4। इम्पेरिकल फार्मूला जो हमें मिलेगा वो आ जाएगा C3H4O3 आएगा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि उसका मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करें, तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है इम्पेरिकल फार्मूला का होल n। अब n कैसे निकलेगा, तो n होगा मोलर मास अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला मास हो जाएगा। तो मोलर मास तो क्वेश्चन में दिया है 176। अब इम्पेरिकल फार्मूला जो आया है C3H4 समथिंग O3, तो इसका यदि मोलर मास निकालेंगे तो 88 के लगभग आ जाएगा। 88 निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 2 आएगा। जब 2 आ गया तो यहाँ से फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो आ जाएगा इम्पेरिकल फार्मूला का होल n, तो C3H4O3 का होल 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा C6H8O6। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, यही आंसर है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या बताया कि जितने एलिमेंट थे उनका नाम लिखा, उनके परसेंटेज लिखा, एटॉमिक वेट दिया है, मोल निकाल लिया, मोल का सिंपल रेशियो निकालने का प्रयास किया जो कि फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए पूरे हमने हर जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रेशियो आ गया 3:4:3। और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा इम्पेरिकल फार्मूला का होल n, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला का मास करेंगे तो वहाँ से n की वैल्यू 2 आएगी। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आ जाएगा C6H8O6 सॉरी, इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा नंबर ऑफ मोल इन 1.8 ग्राम वाटर, ये लगा लेंगे आप। 1.8 ग्राम वाटर है तो मोल इसका निकाला जाए तो आएगा 1.8 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आएगा 0.1 मोल आएगा। और बाकी में भी देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है 18 ग्राम ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मोल 18/180 करेंगे तो यहाँ पर भी 0.1 मोल ग्लूकोज का आएगा, इतना मोल ग्लूकोज भी आएगा। और आगे बढ़ें, 6 ग्राम यूरिया है तो 6/60 करेंगे तो इसका मोल आ जाएगा और वो भी 0.1 मोल आएगा यूरिया का। यूरिया का भी मोल वही आएगा। और
34.2 इतना ग्राम सुक्रोज है। मोलर मास 342 होगा, तो इसका भी मोल आएगा 0.1 मोल, ये सुक्रोज आ जाएगा। इसका मतलब जितना मोल आपका वाटर का है 0.1, तो वैसे देखा जाए तो ग्लूकोज का मोल भी वही है, यूरिया का मोल भी वही है, सुक्रोज का मोल भी वही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों में मोल सेम आ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो 48 का आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 में आइए। करा कंसीडर फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन। 6 ग्राम यूरिया है। अच्छा, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, ये आयनाइज नहीं होगा। और प्रोपेनॉल जो है ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइज नहीं होगा। हाँ, एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइज होगा। तो क्वेश्चन में तो पूछा विच हैज मिनिमम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट एट इक्विलिब्रियम। तो देखो इक्विलिब्रियम तो केवल यही पर आएगा कि जब CH3COOH ब्रेक करेगा तो ये बना देगा सीधा आपका CH3COO माइनस और H प्लस बन जाएगा। तो कहने का मेरे मतलब है कि इक्विलिब्रियम की अवस्था तो केवल हमारी देखा जाए तो सेकंड वाले में आएगा। तो वो मिनिमम मोलैरिटी सॉल्यूट का इक्विलिब्रियम पर कहाँ होगा, तो इसका आंसर सेकंड, सीधा सेकंड लगा दीजिए। इसी में इक्विलिब्रियम आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। तो 49 का जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 49 के बाद आप 50 पर आए। करा सुक्रोज सोल्यूशन 40% बाई मास सोल्यूशन है, मतलब 40% बाई मास ये सोल्यूशन का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 ग्राम सोल्यूट सुक्रोज प्रेजेंट है 100 ग्राम वाटर में। 40 ग्राम सुक्रोज जो सोल्यूट है वो इन 100 ग्राम सोल्यूशन में है। तो इससे पता चल गया कि वेट ऑफ सुक्रोज जो है वो है आपका 40 ग्राम, और उसमें वेट ऑफ वाटर कितना है, तो वेट ऑफ वाटर जो है वो 60 ग्राम होगा। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इज हीटेड सच दैट सोल्यूशन इज 50% बाई मास। 50% बाई मास सोल्यूशन रह गया, तो कह रहा है कितना वाटर का लॉस हुआ 100 ग्राम सोल्यूशन में। कह रहा है हेंस वाटर लॉस ड्यू टू हीटिंग ऑफ 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन को हीट करें तो कितना लॉस हुआ वाटर का। तो आप यहाँ पर ही मान लीजिए कि वेट ऑफ वाटर मान लो x ग्राम है, और वेट ऑफ सुक्रोज उसमें अभी भी, सुक्रोज का वेट अभी भी उसमें 40 ग्राम ही होगा, क्योंकि लॉस वाटर का होना है ना कि सुक्रोज का। तो यहाँ से आप निकाल लो परसेंटेज ऑफ वाटर निकालिए, तो ये हो जाएगा x वेट है उसका अपान वेट ऑफ सोल्यूशन। तो x इंटू 40 करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, और ये पूरी वैल्यू 50% के बराबर हो जाएगी। तो 50 के बराबर कर दीजिए, 100 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x अपान x इंटू 40 बराबर 1/2 हो जाएगा। यदि इधर सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ सॉरी प्लस 40 है ना, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया, यहाँ पर इंटू नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर x प्लस 40, मतलब वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सोल्यूट मिला के वेट ऑफ सोल्यूशन हुआ। तो यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा कि x अपान x प्लस 40 कर देंगे। तो सॉल्व करिए तो आ जाएगा 2x बराबर x प्लस 40, और x इधर आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 40। x बराबर 40 बताइए है वेट ऑफ वाटर आ गया, वेट ऑफ वाटर निकल के आ गया। तो पहले सोल्यूशन में वेट ऑफ वाटर 60 ग्राम था, अब वेट ऑफ वाटर सोल्यूशन में 40 ग्राम है। तो वेट कितना लॉस हुआ, मतलब वेट लॉस ऑफ वाटर का वेट कितना लॉस हुआ। तो भाई आप सीधा पहले था हमारा वाटर 60 था,
अब रह गया 40, तो 60 माइनस 40 करेंगे तो 20 ग्राम वाटर का लॉस हो गया। तो वही पूछा है कि बताओ हेंस वाटर लॉस ड्यू टू हीटिंग 100 ग्राम वाटर, तो 20 ग्राम वाटर का लॉस हुआ, तो 50 का आंसर थर्ड हो जाएगा। 50 के आंसर में कोई दिक्कत देखिए नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले बताया 40% बाई मास सोल्यूशन था, तो सोल्यूशन में 40 ग्राम ग्लूकोज था तो 60 ग्राम वाटर था, और हमने बाद में वो कह रहा है कि उसको हीट किया गया, सोल्यूशन 50% बाई मास सोल्यूशन है और उसमें 100 ग्राम को हीट करना है। तो हमने मान लिया वेट वाटर का x ग्राम है और सुक्रोज का वेट कितना है भाई, ये 40 ग्राम है। तो यहाँ से परसेंट वाटर का निकाल लिया गया, तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर 50% के कर दो। तो यहाँ से वाटर का कितना वेट रह जाएगा सोल्यूशन में वो आ जाएगा। पहले वाटर का वेट सोल्यूशन में था 60, अब रह गया 40, तो कितना वेट का लॉस हुआ, 20 ग्राम का लॉस हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड हो जाएगा। 50 के बाद आइए 51। 51 में करा रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3। ये रिएक्शन आप लिखेंगे N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है भाई। करा इज यूज टू प्रोड्यूस अमोनिया व्हेन 450 ग्राम हाइड्रोजन वाज रिएक्टेड विद नाइट्रोजन। तो इतना ग्राम अमोनिया बन रहा है, ये जो अमाउंट बन रहा है एक्चुअल में इतना ही बन रहा है। अब हम थ्योरेटिकली कितना बनेगा वो निकालना चाहेंगे, तब परसेंटेज यील्ड आता है। और परसेंटेज यील्ड निकालते कैसे हैं वो देख लीजिए। परसेंटेज यील्ड जो आता है वो आता है कि एक्चुअल यील्ड अपान थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। तो एक काम करो भाई, पहले ये बताओ कि 3 मोल हाइड्रोजन जब खर्च होता है तो 2 मोल अमोनिया बनता है। माने 6 ग्राम हाइड्रोजन जब रिएक्शन में यूज होगा तो 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। तो 6 से 34 बन रहा है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन यदि खर्च होगा तो कितना अमोनिया बनेगा, 34/6। सवाल में हमसे पूछा है कि भाई हाइड्रोजन 450 ग्राम हाइड्रोजन खर्च हो रहा है। तो आप निकाल लो कि 450 ग्राम हाइड्रोजन यदि खर्च होगा तो जरा बताइए 450 ग्राम हाइड्रोजन खर्च होगा तो 34/6 इंटू 450, ये सॉल्व कर देंगे तो लगभग वैल्यू आएगी इतना ग्राम, मतलब 2550 मान के चलो, इतना ग्राम जो है अमोनिया जो है बनेगा। तो इसका मतलब थ्योरेटिकली अमोनिया इतना बनना चाहिए, जबकि एक्चुअल में अमोनिया जो बन रहा है वो 1575 बन रहा है। तो परसेंटेज यील्ड यदि निकालना है तो आप सीधे सीधे एक्चुअल यील्ड क्या है, तो यही है 1575, और आपका थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल में है 2550 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। अब इसको आप देखिए सॉल्व करके देख लिए, 0 0 कैंसिल कर दिया और उसके बाद हमने 5 से कैंसिल किया और ये आ जाएगा 61.8% के लगभग आ जाएगा, 61.8% आएगा। परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन था, परसेंटेज यील्ड निकालने का यही तरीका, एक्चुअल यील्ड अपान थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। तो एक्चुअल में तो करा कि 450 ग्राम हाइड्रोजन जब रिएक्ट कर रहा था तो अमोनिया इतना ग्राम बन रहा था, और जब मैंने निकाला तो 450 ग्राम हाइड्रोजन खर्च हो रहा तो अमोनिया इतना बन रहा था। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड है और एक्चुअल में इतना निकल रहा है, तो एक्चुअल अपान थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। इसका आंसर पहला आना चाहिए। तो 51 क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें करा बेरियम कार्बोनेट है। बेरियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये BaO बनेगा और CO2 बनेगा। अच्छा, बेरियम का मास दिया है कितना, 137, उसमें कार्बोनेट 60 और जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 197। तो ये बताओ भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए
कि assuming fully decompose the volume of CO2 released at STP on heating 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट। पहले बताओ, 1 मोल बेरियम कार्बोनेट जब हीट होगा तो 1 मोल CO2 बनेगा, और 1 मोल बेरियम कार्बोनेट का वेट है 197 ग्राम। तो 197 ग्राम के हीट से 1 मोल CO2 बन रहा है। STP पर इसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब इतना ग्राम बेरियम कार्बोनेट हीट करेंगे, इतना लीटर CO2 बनेगा। तो 1 ग्राम बेरियम कार्बोनेट हीट करेंगे तो 22.4 अपान 197 इतना लीटर CO2 बनेगा। और हमें हीट करना है 9.85। इतना ग्राम यदि बेरियम कार्बोनेट को हीट किया जाए तो कितना वॉल्यूम CO2 का बनेगा? तो 22.5 अपान 197 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा 9.85। ये सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू लगभग आएगी 1.12 लीटर। इतना लीटर CO2 बन जाएगा। ये ध्यान से देख लीजिए, हमारे समस्या आपका जो आंसर आना चाहिए वो फर्स्ट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 के बाद 53 पर आइए भाई। यहाँ तक क्लियर है ना? रिएक्शन लिख लीजिए, बस उसी से लग जाएगा। इतना ग्राम के हीट करने से जो है इतना लीटर CO2 बन रहा है, तो 1 ग्राम के हीट करने से इतना लीटर CO2 बनेगा। तो इतने ग्राम बेरियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कितना लीटर CO2 बनेगा? आंसर इसका फर्स्ट आ जाएगा। 52 के बाद 53 पर आइए। करा अ बॉय ड्रिंक 500 ml ऑफ 9% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज। अच्छा ये बताओ, 9% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन हैव 9 ग्राम ग्लूकोज, 9 ग्राम ग्लूकोज। तो अब बताओ कि 1 ml सॉल्यूशन यदि लिया जाए तो उसमें 9/100 इतना ग्राम क्या होगा? ग्लूकोज। इतना ग्राम ग्लूकोज होगा। तो सॉल्यूशन जो बॉय ने 500 ml, लड़के ने 500 ml जो है सॉल्यूशन पिया है, ड्रिंक किया है। इसका मतलब 500 ml सॉल्यूशन में पहले बताओ कितना मास ग्लूकोज का होगा? तो 9/100 इंटू 500, तो ये हो जाएगा, कैंसिल होके 5 आ गया, मतलब कुल मिला के 45 ग्राम ग्लूकोज उसने क्या किया? ड्रिंक किया। और 45 ग्राम। अब पूछा है कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसने ड्रिंक किया, तो 45 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक किया। तो 45 अपान मोलर मास 180 करो, तो इतना मोल ग्लूकोज उसने ड्रिंक किया। और मोल से नंबर निकालना हो तो 45 अपान 180 इंटू आपको करना होगा 6.022 10 पावर 23। भाई 45 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक किया तो 180 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इतना मोल ग्लूकोज उसने ड्रिंक किया। नंबर ऑफ ग्लूकोज कितना ड्रिंक किया? तो 45/180 इंटू n नॉट करेंगे तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्रिंक बाई बॉय के द्वारा कितना मॉलिक्यूल ड्रिंक हुआ, यहीं से सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर आएगा थर्ड, 1.5 इंटू 10 पावर 23। 1.5 इंटू 10 पावर 23 इतने ग्लूकोज मॉलिक्यूल उस लड़के ने ड्रिंक किया। ये सवाल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन भाई। 9% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब आप समझ गए कि 100 ml सोल्यूशन में 9 ग्राम ग्लूकोज, तो 1 ml में इतना ग्राम ग्लूकोज, तो 500 ml में ग्लूकोज का मास आ गया, मास से मोल आ गया, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कितना उसने ड्रिंक किया वो पता चल जाएगा। तो 53 का जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 54। 54 में कह रहा है कि अच्छा 54 आपका हो चुका होगा, 54 डिस्कशन हो चुका होगा। 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, अब हाँ 64,
65। अब हमें इतना सारा सवाल जो है सब कंप्लीट हो गया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि 67 का रिएक्शन दिया है, उसमें पार्शियल प्रेशर CO2 का 2 atm है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताना है, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुल मिला के 6 atm है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का बताना है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, लगा लेंगे। आपको करना क्या है कि दोनों रिएक्शन को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने से क्या होगा कि जब दो रिएक्शन हम ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो लगभग 12 atm आएगा। ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया 12 atm। 67 का आंसर थर्ड होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। इसको आप चाहें तो लिख दें P इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुल मिला के 6 atm दिया है, इसका भी दिया है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें दो रिएक्शन को जब हम ऐड करते हैं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन को ऐड किया जाता है, तो उसके रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रेशियो होता है वो आप कहते हैं कि 67 में, हाँ, तो यह आ जाएगा। कुल मिला करके मल्टीप्लाई करना रहेगा। 67 का आंसर थर्ड। और उसके बाद 67 का आंसर भी आराम से लग जाएगा। इसमें भी हमने देखा कि ये रिएक्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और कह रहा है कि इसमें बताना है कि रिलेशन क्या होगा। तो इसका मतलब आप एक काम करें कि पहले वाले रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो इसमें 3 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, इसके पावर में 3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, पहले और दूसरे को जोड़ दीजिए, ये तीसरा आ जाएगा। देख लीजिए जोड़ के, तो ये आ जाएगा 3a तो कट जाएगा, और इसका मतलब है 6b, और c यहाँ से एक c इधर के एक c से कटेगा, तो यहाँ पे आया 6b आ गया, d आ गया, यहाँ 2c आ गया। कहने का मतलब पहले रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे रिएक्शन को उसी में जोड़ दिया, तो जो लेफ्ट राइट में कॉमन था वो सब कैंसिल हो गया। तो ये जो रिजल्टिंग रिएक्शन आएगा वो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। K1 क्यूब इंटू K2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसका आंसर हमारा जो आएगा वो 4 आ जाएगा। तो 68 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 में भी सवाल वही है। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले रिएक्शन को रिवर्स कर दो। ये देखो, इसको रिवर्स करके लिखोगे तो ये हो जाएगा NH4OH प्लस वाटर H2O प्लस H2O प्लस, और गिव्स यहाँ से आ जाएगा NH4 प्लस 2H2। तो पहले रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो 1/5.56 इंटू 10 पावर -10 आएगा। यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा पहले का वो आ जाएगा 1/K1 हो जाएगा। मतलब 1/5.56 इंटू 10 पावर -10। तो पहले को रिवर्स करना है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा, दूसरे को उसमें जोड़ दीजिए। तो ये लिखिए 2 मोल वाटर, एटीट्यूड वैसे लिख के जोड़ना है। तो ये बन जाएगा H3O प्लस और प्लस OH माइनस हो जाएगा। जरा जोड़ के देखिए तो क्या होगा, 2 मोल वाटर इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कैंसिल होगा भाई, H3O प्लस यहाँ पर है, और H3O प्लस यहाँ पर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद बच गया यहाँ पर आपका NH4OH गिव्स यहाँ पर बनेगा NH4 प्लस OH माइनस। तो कहने का मतलब पहले रिएक्शन को रिवर्स किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नया आएगा वो K1 डैश कर लो, इनवर्स हो जाएगा।
तो इंटू दूसरे को एट इट इज रखना है, 1 इन K2 को ऐसे ही रख देना है। तो इसका मतलब 1/5.56 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाई K2 ऐसे ही रखना, 1 इंटू 10⁻⁻11 कर देंगे, सॉल्व कर देना है। इसी के सॉल्व कर देने से आंसर आ जाएगा 1.8 10⁻⁻5। अब कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, बस यही सवाल है केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो 69 का जो आंसर है वो सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, ध्यान से सुन लो। पहले वाले रिएक्शन को हमने रिवर्स किया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा, दूसरे वाले को एटीटी इसमें ऐड कर दिया। इतना करने के बाद हमारा रिजल्टिंग रिएक्शन यही चाहिए था मुझे, ये आ गया। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसको रिवर्स करने के बाद जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.8 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखा जाए तो क्लास में तो खैर हमने नहीं कराया था, इसको मैं आईनी के बाद सोचा था कराने के लिए। इसमें पूछा है कि एबनॉर्मल वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ PCl5, PCl3 एंड Cl2 इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज गिवन दिया SC। करा एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5, कितना % PCl5 जो है वो डिकम्पोज होगा। तो यहाँ सीधे सीधे हम अल्फा भी लिख देते हैं, डिकम्पोज अमाउंट बराबर D माइनस D अपॉन D कर देते हैं। ये D क्या है, एबनॉर्मल वेपर डेंसिटी है, और ये D क्या है, एक्चुअल वेपर डेंसिटी है। तो एक्चुअल वेपर डेंसिटी निकलता कैसे, तो मोलर मास बराबर आप पढ़ते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी निकालना है तो मोलर मास बाई का 2 करेंगे, और मोलर मास PCl5 का 208.5 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 104.25 आ जाएगा। तो ये आपका एक्चुअल वेपर डेंसिटी मतलब कैपिटल D आ गया। तो ये हो जाएगा 104.25 माइनस का 80 डिवाइडेड बाई 80, सॉल्व कर देंगे तो कितना मात्रा जो है PCl5 का डिकम्पोज होगा। तो परसेंटेज में लगभग इसका आ जाएगा 30 पॉइंट कुछ आएगा, 30% मान के चलें कि 30% डिकम्पोज हो जाएगा। ये वाला फार्मूला पर सवाल है, लेकिन इसको अभी क्लास में नहीं कराया है मैंने अपने यहाँ। इसको मैं आयनिक के बाद कराने का जो है हमारा वो है कि मैं आयनिक जो पढ़ा दूंगा उसी के बाद इसको भी करा दूंगा, ठीक है। लेकिन तरीका यही है लगाने का। 70 के बाद आ जाएंगे 71। 71 नंबर सवाल थोड़ा सा लेंदी है। इस क्वेश्चन को हम देखिए बता रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि CH3COOH है और ये रिएक्शन कर गया, करा 60 ग्राम एस्टिक एसिड और 46 ग्राम जो है इथाइल एल्कोहल C2H5OH। ये रिएक्शन करा 5 लीटर के कंटेनर में। तो रिएक्शन के बाद जो है बन रहा है ईस्टर CH3COO C2H5 बन रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर, और वाटर भी बनेगा। तो इसका मास देखिए यहाँ पे दिया 60 ग्राम। 60 ग्राम का मतलब इसका मोलर मास भी 60 होगा, तो 1 मोल हुआ, 1 मोल, और इसका मास 46 दिया, मोलर मास भी 46 होगा, तो इसका भी 1 मोल होगा। और रिएक्शन के बाद ये अभी कुछ भी बना नहीं, जब ये शुरू की बात है। इक्विलिब्रियम आया तो क्वेश्चन में हमारे कह रहा है कि ऑन टेकिंग 100, अच्छा अभी रुको, तो क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है कि भाई 60 ग्राम और 46 ग्राम रिएक्शन किया 5 लीटर फ्लास्क में। हाँ, 44 ग्राम इसका बन रहा है, 44 ग्राम इसका बन रहा है, जिसका मतलब 1 में से x निकला, 1 मोल में से x मोल निकला, तो इसका x और x बना। अच्छा, इसका मोलर मास 88 होगा, 44 ग्राम बन रहा है माने 0.5 बन रहा है, तो यहाँ से 0.5 निकलेगा तो 0.5 बचेगा, इसका 0.5 बचेगा और इसका भी 0.5 क्या होगा, बनेगा। ये पहली सिचुएशन हो गई। अब इसी रिएक्शन में कह रहा है, कंडीशन बदल दिया, कह रहा है कि ऑन टेकिंग 120 ग्राम ऑफ एस्टिक एसिड,
ये पहला स्थिति हो गया। दूसरे नंबर में करा है कि इसका 120 लिया, 120 का मतलब हुआ 2 मोल लिया, 2 मोल लिया, और इसका कह रहा है 46 ग्राम ही लिया, इसका 46 ग्राम का मतलब 1 मोल लिया गया, और ये सब कुछ भी नहीं था। तो चलो मैंने मान लिया कि इसके इक्विलिब्रियम जब आया, ये इनिशियली है t बराबर 0 पर, इक्विलिब्रियम आया तो 2 में से y निकला, 1 में से भी y निकला, तो इसका y और y बन गया। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें और इसका भी। सुनो, पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए, दूसरे का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए। और आपको मैं बता दूं कि कंसंट्रेशन के चेंज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले में आएगा दूसरे में भी वही आएगा। तो बस दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख के दोनों को बराबर कर दीजिए। अब दोनों को बराबर कैसे करेंगे वो देखना है। तो हमने क्या किया, सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा पहले, Kc बराबर हमने लिख दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर, कंसंट्रेशन ऑफ C2CH3COO C2H5 और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ हमने लिखा एस्टिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये लिख दिया। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले के लिए होगा वही दूसरे के लिए होगा। तो हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। पहले के लिए जब लिखेंगे, इसके पहले आके देखिए जरा सा इस वाले में, तो यहाँ लिखेंगे इसका कंसंट्रेशन इंटू इसका कंसंट्रेशन अपान इसका इंटू इसका, माने x इंटू एक्स अपान 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। तो आगे वाले में जरा देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटू एक्स अपान 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है भाई, ये Kc आ गया। अब दूसरे का निकालेंगे Kc का एक्सप्रेशन, तो वहाँ पर हम लिखेंगे सीधा y, ये देख लो एक बार फिर से यहाँ पर कि y और 1 माइनस वाई 2 माइनस वाई, यही लिखना है भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा y इंटू वाई अपान 2 माइनस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस वाई, ये सॉल्व करना है। और इसका कंसंट्रेशन 0.5 आया था, तो 0.5 का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 0.5 रखेंगे तो 0.5 ही आएगा, तो यहाँ 0.5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ y स्क्वायर अपान 2 माइनस वाई और 1 माइनस वाई हो जाएगा। अब जब इसको यदि सॉल्व करें, पहली बात ये तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 बराबर आ जाएगा y स्क्वायर, और इसके बाद ये होगा 2 माइनस वाई और एक ब्रैकेट में और 1 माइनस वाई एक ब्रैकेट में। तो यहाँ से y की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये इतना मोल आ गया, मतलब ईस्टर का मोल आया है, और वो कह रहा है ईस्टर का वेट बताइए क्या होगा। तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपान मोलर मास। तो ये मोल दिया है, आ गया 2/3, और मोलर मास 88 कर दीजिए, तो यहाँ से वेट निकल के आ जाएगा। और वेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 समथिंग आएगा, 58 के पॉइंट के लगभग आएगा। हम आंसर में यहाँ पे देख लेते हैं, ये आंसर आ जाएगा 58 के लगभग, हमने कहा ना 58.66 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन, ये पूछा है ना, देखो कि ईस्टर जो फॉर्म्ड हुआ इक्विलिब्रियम पर उसका वेट बताइए, तो ये आ जाएगा 58.66 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 के बाद 72 में कुछ है ही नहीं, करा CO2 कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट गिवन y। CO2 को वाटर में डिजॉल्व किया गया है, तो कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। ये तो हेनरीज लॉ खैर है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड माने प्रेशर यदि इंक्रीज करेंगे तो CO2 की सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ेगी, कार्बोनिक एसिड बनेगा। इसमें तो कुछ नहीं, इसका तो आंसर पहला ही होगा। और उसके बाद अब आइए करा है कि एक ग्राफ बना दिया हमें कि log k और 1/t में। तो आप एक ग्राफ पढ़े होंगे कि log k बराबर होता है log a माइनस
डेल्टा एच अपान 2.303 RT होता है। जब हम ग्राफ बनाते हैं log के 1/t में, तो ये ग्राफ हमारा बनता है। स्लोप की जो वैल्यू आती है, स्लोप जो बना है इसकी वैल्यू आएगी माइनस डेल्टा एच अपान 2.303 R वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, वैसे ये वैल्यू थीटा दिया है, और थीटा जो वैल्यू है ये 45 डिग्री सेल्सियस दिया है। देखिए दिया है 45, इसका मतलब अच्छा स्लोप को ही हम tan थीटा भी बोलते हैं। तो tan थीटा एक तरीके से जो होगा, तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि डेल्टा एच का वैल्यू बताओ, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज बताना। तो tan थीटा बराबर यही आएगा माइनस डेल्टा एच अपान 2.303 R ए आ जाएगा। और tan थीटा माने tan 45 मतलब 1, tan 45 कर देंगे तो tan 45 और यहाँ पर माइनस डेल्टा एच अपान 2.303। अच्छा, डेल्टा एच का वैल्यू कैलोरी में बताना है, तो आर की वैल्यू कैलोरी में 2 लेना पड़ेगा बस। और ये 1 कर दीजिए, तो 1 बराबर सॉल्व कर दीजिए, डेल्टा एच का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर आएगा कितना 4.606, मल्टीप्लाई करिए, डेल्टा एच का वैल्यू माइनस इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 4.606, यही वैल्यू आ जाएगी। इतना कैलोरी आएगा, इतना कैलोरी आएगा। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, 73 का आंसर सेकंड हो जाएगा। अच्छा, पहले बताइए स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है। करा सर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। डेल्टा एच, अच्छा प्रोसेस हमारा एक्जोथर्मिक है, तो डेल्टा एच निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव ही रहेगा यहाँ पर, इसलिए डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है माइनस 4.606। तो 73 का आंसर हमारा सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78 करा डेल्टा एच एंड डेल्टा जी निगेटिव है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो रिएक्शन क्या होगा वो आप पढ़ते हैं। यदि डेल्टा एच निगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा एच निगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और डेल्टा जी बराबर आप क्या पढ़ते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और यहाँ पे डेल्टा एच निगेटिव में है और डेल्टा एच पॉजिटिव दिया है, सॉरी पॉजिटिव में दिया है, तो ये वैल्यू तो निगेटिव में रख देंगे, माइनस टी इंटू डेल्टा एस रख देंगे। कितना भाई, डेल्टा एस की वैल्यू प्लस में डेल्टा एस की वैल्यू रख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पूरा ओवरऑल यदि सॉल्व किया जाए तो डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव ही आएगा। और डेल्टा जी निगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। इस रिएक्शन का 74 का जो आंसर आएगा कि स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि डेल्टा एच भी फेवर कर रहा है, डेल्टा एस भी फेवर कर रहा है। जब दोनों फैक्टर स्पॉन्टेनिटी को फेवर करें तो रिएक्शन हर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगी। 100% की बात आपकी सही है। तो 74 के बाद आइए, हाँ 75 करा 1 मोल ऑफ ए एंड बी। जरा सा ध्यान से देखिए, सवाल अच्छा है। ए और बी रिएक्शन करेंगे तो सी और डी बन रहा है। इसका कराए 1 मोल है, इसका 3 मोल है, 1 लीटर के फ्लास्क में है। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दिया है और ये दिया है 2.25 दिया है। तो पहले हम क्या करें, इसका Q निकालें। तो Q बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ C एट एनी टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ D एट एनी टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम। तो ये आ जाएगा 3 × 3 अपान 1 × 1, तो ये आ जाएगा 9। तो Q बराबर आ गया 9। अच्छा, और इसका Kc दिया है सवाल में 2.25। तो आप देखें Q और Kc में Q ज़्यादा है, Kc कम है, तो Q अपने को घटाएगा, क्योंकि Q का एम है वो हमेशा Kc के बराबर होना चाहता है। तो Q यहाँ ज़्यादा है Kc से, तो Q घटाएगा। तो Q कब घटेगा, जब रिएक्शन किधर शिफ्ट हो, बैकवर्ड। अच्छा, बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो रिएक्शन ये हो गया, C और D रिएक्शन करके A और B बनाएंगे। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा, अब रिएक्शन रिवर्स कर दिया, यही रिएक्शन रिवर्स कर दिया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो जाएगा 1/2.25 हो जाएगा।
ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है। तो ये इनिशियली ऐसा था, इक्विलिब्रियम आएगा तो 3 में से निकलेगा कितना x, इस 3 में से निकला x, यहाँ 1 + x बनेगा, 1 + x बनेगा, क्योंकि रिएक्शन हमारी बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है ना। तो इनमें से कुछ कुछ खर्च होगा, इसका कुछ कुछ बनेगा, वही मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतना तो हल होने के बाद अब आप केसी का एक्सप्रेशन यदि लिखना चाहें तो केसी बराबर यही हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, माने 1 + x और 1 + x डिवाइडेड बाई, हाँ डिवाइड कुछ मत करो इसमें, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है तो वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। तो 1 + x 1 + x और डिवाइडेड बाई यहाँ होगा 3 - x और यहाँ पर भी 3 - x, और किसी का वैल्यू तो देखा जाए तो दिया ही है 1/2.25। अब क्या करें, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दें तो इधर वैल्यू आएगी 1.15 के लगभग आ जाएगी, 1.15 के लगभग वैल्यू हमारी इधर आ जाएगी। और इधर देखा जाए तो ये आ जाएगा 1 + x और इधर आ जाएगा 3 - x। इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आएगी 0.6। अब उस सवाल में हमसे पूछा क्या है कि a और c का इक्विलिब्रियम पर रेशियो बताओ, x 0.6 आ गया। a और c का रेशियो पूछा है ना, a और c का रेशियो पूछा है, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, तो ये होगा 1 + x है और x आ गया 0.6, तो ये हो जाएगा 1.6। और c का क्या है भाई, c है 3 - x, तो 3 में से -6 हटा दो तो क्या बचा, 2.4 बचा। 2.4 हटा दीजिए पॉइंट दोनों जगह से, तो 16/24 आएगा। और 16/24 का मतलब हो गया लगभग, सॉल्व कर दीजिए इसको तो कैंसिल करेंगे तो 2/8 से ही काट दो, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो 2/3 आएगा। मतलब ए का कंसंट्रेशन और बी सी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 2/3 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3 या 2:3 कर सकते हैं, तो 75 का आंसर आ जाएगा 2:3। अच्छा सवाल था। पहले तो रिएक्शन मैंने ऐसे लगाया तो रिएक्शन से पता चल गया कि Q ज़्यादा है, Kc कम है, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन तेजी से चलेगी। तब इस 3 में से कुछ हटेगा, इस 3 में से कुछ हटेगा, तो यहाँ A और B का कुछ कुछ बनेगा, वही लिख दिया। अच्छा, रिएक्शन को रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स करके लिख दिया, फिर सॉल्व कर दिया तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल के आ गई 0.6 और x की वैल्यू यहाँ 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 रख दीजिए। और हमसे क्या पूछा है कि A और C के कंसंट्रेशन का रेशियो बताइए क्या होगा, तो 2/3 आ जाएगा। 75 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। 76 में जरा आप देखिए रिएक्शन है, तो डेल्टा G0A बराबर होगा -2.303 RT log Kc। तो पहले वाले का Kc मतलब मान लिया K कर दिया, वही Kc है, क्योंकि रिएक्टेंट A है तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने इसको K बोल दिया है। दूसरा रिएक्शन होगा डेल्टा G0B, B से प्रोडक्ट बन रहा है तो हमने लिख दिया -2.303 RT log KB लिख दिया। B के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ Kc की जगह KB लिख दिया। अब वो कह रहा है कि डेल्टा G0A -200 है और ये 100 है, तो हमने करना क्या है, रेशियो निकालना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का 300 डिग्री पर रेशियो क्या होगा। तो इसका वैल्यू आ गया -200 और इसका वैल्यू आ गया -100। ये कर दो डिवाइड, बराबर ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कटेगा, ये भी कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया लॉग कंसंट्रेशन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ A अपॉन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ B आ जाएगा, यही तो आएगा। तो कुल मिला करके यहाँ से कटेगा तो 2 आएगा, तो आप सॉल्व करके लिख सकते हैं कि 2 बराबर यहाँ पर आएगा लॉग KA अपॉन KA का मतलब समझ रहे हैं,
कि ए के रिस्पेक्ट में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और अपान के बी कर देंगे, log इधर आ जाएगा तो एंटी log हो जाएगा। इसका मतलब के अपान के बी, ए बराबर हो जाएगा के अपान के बी, ए बराबर हो जाएगा एंटी log 2 हो जाएगा। और एंटी log 2 का मतलब 10 पावर 2। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन इक्वेशन सेकेंड, ए बराबर आ जाएगा 10 पावर 2, मतलब 100 आएगा। के अपान के वी का रेशियो 100 के बराबर आ जाएगा। 100/1 कर लो या 100 कर लो, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। 76 के बाद सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं पहले से, वो देख लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में यदि आपको फिर से भी लगता है कि आपको डाउट है या नहीं क्लियर हो पाया, वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है। बाकी यदि आपको लगता है कोई डाउट है तो आप इसको पेपर ले आकर के यहाँ पूछ सकते हैं। तो ओके बेटा, थैंक यू। बहुत बहुत आपको अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन थोड़ा सा हमने लेवल उठाया है क्वेश्चन का, और आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। ये नहीं सोचेंगे कि हमारा क्वेश्चन कुछ गलत हो सकता है, कि कुछ क्वेश्चन आपके फंस भी सकते हैं और हो सकता है कि सारे निकल भी सकते हैं। और एक बड़ी स्थिति आएगी कि यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, तो इससे आप प्रयास करके सीखें। और नेक्स्ट पेपर जो भी आपका होना है संडे को, उसको URTS 4 अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।